अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब। और एक और जबरदस्त गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर, अपने टाइम के बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन, जिनको जूनियर जावेद मियांदाद का टाइटल दिया गया और जिन्होंने अपनी क्रिकेट बहुत लंबी अरसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जितना अरसा भी खेली वो नाम कमाया जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कमा सके। पाकिस्तान में कोचिंग के रोल से भी मुंसलिक रहे हैं और बहुत ही दबंग किस्म की पर्सनैलिटी है, बहुत जबरदस्त बोलते हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट ब्रेन इन पाकिस्तान। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं बासित अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम अहमद। जिस तरह पिछले मेरे ख्याल है 8-9 साल पहले आपको छोड़ा था, उसी तरह आपको पाया आज। ये आपकी मोहब्बत है बासित भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताएं कैसे दिन गुजर रहे हैं, कैसे हैं आप? यार मेरे ख्याल है किसी के भी दिन अच्छे तो नहीं गुजर रहे होंगे, स्पेशली जब से ये कोविड-19 आया है। लॉकडाउन में जाना तो होता है बाहर, लेकिन ये है कि क्योंकि थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली थी, कोचिंग भी करी, तो अपना एक टाइम टेबल बना लिया है। उस टाइम टेबल के हिसाब से अब ये वाले जो दिन आ रहे हैं इस पर गुजारा करता हूँ। उसमें ये भी है कि बर्तन भी धोने पड़ते हैं, पोछा भी लगाना पड़ता है रोजाना। अच्छी चीज़ है। और जो मेरे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपनी मतलब वालदा का या अपनी वाइफ का हाथ ज़रूर बटाना चाहिए। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक हुस्न है जिंदगी का और मेरे ख्याल करना चाहिए। तो बासित भाई भाभी तो फिर आपसे बहुत खुश होंगी लॉकडाउन के दरमियान? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बेचारी मुझसे ज़्यादा मेहनत करती है, क्योंकि मेरी जो 2 प्रिंसेस है ना, वो मम्मा की भी प्रिंसेस हैं, बाबा की भी प्रिंसेस हैं, तो वो उनका भी उन्हें भी लुक आफ्टर करती हैं और खाना वाना बनाना जो होता है वो उसमें भी। लेकिन यह है कि इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं हमें। सच ये है कि अब पता चला कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला ही है। जो लोग इंसानों को सुपर पावर समझ रहे थे ना, अब उनकी भी आंखें खुल गई हैं। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी से कोरोना वायरस जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन इंसान को अपनी रूटीन इसी तरह रखनी चाहिए कि इंसानों को इंसान समझा जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बासित भाई, इससे पहले कि हम कोई रवायती सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि आप कराची की आपकी पैदाइश है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके जो बड़ों का ताल्लुक किसी और शहर से था जो पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर शहर है। आप जरा अपनी जुबानी बताइए कि आपके एंसेस्टर्स का ताल्लुक कहां से, बुनियादी तौर पे आप कहां से ताल्लुक रखते हैं? देखो, मेरे मरहूम फादर का ताल्लुक हरियाणा से है और जो कपिल देव के फादर हैं और मेरे फादर दोनों क्लास फेलो थे और दोनों नेबर थे। उसके बाद जब आपको पता है पाकिस्तान बना तो मेरे पापा गुजरांवाला में आके रहे। गुजरांवाला में मेरे चचा ताया सारे भाई कजन वही रहते थे। फिर चचा, मतलब चचा, एक मेरे चचा थे वो लाहौर शिफ्ट हो गए थे गुजरांवाला से। तो फिर पापा ने परमिशन ली अपने फादर से, मेरे दादा से, मरहूम से, कि मैं कराची जाना चाहता हूँ। तो मेरे पापा भी कराची आ गए थे। तो इस तरह, लेकिन बेसिकली गुजरांवाला भी बोल सकते हैं आप, पापा का बोलेंगे तो हरियाणा गुजरांवाला, लेकिन बासित अली से पूछेंगे तो स्पेशली कराची वाला। लेकिन अब ये कि 1 साल से लाहौर में हूँ, लेकिन यही है कि अभी भी लोग कराची वाला ही समझते हैं। बिल्कुल सही है, जहाँ से की पैदाइश होती है वहां से इंसान की पहचान जुड़ जाती है। हम बाकायदा आगाज करते हैं हमेशा अपने मेहमान के साथ कि आप एक बहुत लंबी आपने क्रिकेट खेली है। क्रिकेट का आगाज आपका किस तरह हुआ? कौन आपको क्रिकेट में लेकर आया या कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने आपको मुतासिर किया कि आपने इस खेल में आने का फैसला किया? बेसिकली मैं बचपन में ना फुटबॉल खेलता था और फुटबॉल खेलता था, शौक था मतलब। और रोजाना मेरा जूता फट जाता था, तो मेरे फादर मरहूम रोजाना मुझे जूता दिलाने जाते थे। मैं जकब लाइन में रहता था और सदर ज्यादा दूर नहीं था, कोई 10 मिनट की वॉक थी। तो पापा बोलते थे, यार रोजाना तुम जूता फाड़ देते हो, कभी बाटा से जूता ले रहा हूँ, कभी कहीं से ले रहा हूँ। वो जूता पायदार नहीं होता था क्योंकि पाँव का काम होता था फुटबॉल में, आपको पता है। फिर एक दिन पापा ने मुझे सर्विस शूज वाले के से टो आते हैं, टो फुटबॉल के, बिल्कुल, वो दिलाए। तो वो 1.5 महीना चले थे, तो वो मैं टो पहन के फुटबॉल खेलता था। तो मेरे जो बड़े भाई मरहूम थे वो क्रिकेट खेलते थे। हमारे घर में आम का पेड़ था, तो वो आम के पेड़ में ना बॉल लटका के खेलते थे मोजे में। तो जब वो चले जाते थे मैं चुपके चुपके नॉकिंग करता था। एक दिन वो छत पे बैठे हुए थे घर पे, मुझे नहीं पता वो छत पे बैठे हुए, और मैं आके नॉकिंग कर रहा था। तो जब उन्होंने देखा ना मैं बचपन में तोतला, तो उन्होंने बोला, अबे तोतले तुम अच्छा खेलते हो यार, तुम ये फुटबॉल छोड़ो क्रिकेट खेला करो।
तो वहां से भी मैंने क्रिकेट शुरू करी थी। मुझे क्रिकेट शुरू कराने में मेरे बड़े भाई मरूम का बहुत बड़ा अमल दखल था। तो मुझे बताइए, एक इसी से मैं स्ट्रेट अवे जानना चाहूंगा कि हम अपने बड़ों से सुनते हैं या जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे सुनने को मिलता है कि 80s या 90s ये वो ऐसा दौर था कि क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी, स्कूल क्रिकेट भी शायद बेहतर होती थी, या डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो कितना मुश्किल था एक क्लब प्लेयर को डोमेस्टिक की सतह पर पहुंचने तक, कितना मुश्किल सफर तय करना पड़ता था? मैं उस पे मुश्किल जरूर था क्योंकि क्वालिटी प्लेयर बहुत ज्यादा थे, लेकिन वहां पे एक फायदा ये भी था कि आपकी स्कूल क्रिकेट भी अच्छी थी प्लस क्लब क्रिकेट भी अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, जो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपकी जो मेहनत है ना वो रंग जरूर लाती थी। तो ये था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा था क्योंकि बड़े बड़े नाम थे। जब मुझे कराची से अंडर-19 खेलने को मिला तो हमारे सीनियर आसिफ मुश्तबा सब जानते हैं, वो सीनियर थे। सईद अनवर मेरा कुलीग था, राशिद मेरे साथ था, बड़े नामी नामी गिरामी प्लेयर, नदीम हो गया, मोइन, ये सब हमारे साथ थे। तो एक हमारा जो बोलते ना एक पूल बना हुआ था अंडर-19 का, जिसकी वजह से आपको याद होगा कराची ने लगातार 3 साल में 3 ट्रॉफी जीती थी अंडर-19 की। तो ये प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, प्लस आप मेहनत करते थे तो आपको ऊपर आने का चांस मिलता था। लोगों की नजरें बहुत अच्छी थी। अब क्या हो रहा है, वो नजरें खत्म हो गई हैं और सिफारिश सिस्टम ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से आपने देखा हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जा रही है। बिल्कुल ठीक है। आज हम सबसे पहले कुछ सवालात आपसे रखे हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड पहुंच चुका है, पाकिस्तान की टीम। सबसे पहले ये बताइए कि ये बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल है पूरी दुनिया में जिससे गुजर रहे हैं। प्लेयर्स को खास तरह के एक बायो बबल में रखा गया है, खास एनवायरनमेंट में रखा गया। तो बैक ऑफ द माइंड जो प्लेयर के चल रहा होगा कि यार मुझे कहीं कोई भी इस तरह का कोई बीमारी ना लग जाए, कहीं ना कहीं प्लेयर के जहन में चल रहा होता है। तो ये जो ज़हनी कशमकश से निकलना कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में खिलाड़ी के लिए? नजीब, जिन्हें हुआ है अपना, सॉरी नजीब बोल रहा हूँ, अहमद, जिन्हें हुआ है उन्हें तो डर होगा, ये डर निकलेगा नहीं जब तक वो इंटरनेशनल मैच नहीं खेले थे। प्लस जो बाकी है उन्हें डर नहीं होगा क्योंकि अच्छा पाकिस्तान की निस्बत, मतलब एशिया की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं वलायत में, और वहाँ पे जो लुक आफ्टर करते हैं ज़्यादा अच्छा करते हैं, मेरा ख्याल ये है। प्लस एशियन जो हैं उन्हें एक चीज़ तो ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, ये लोग डरते कम हैं, इन्हें खेल से मोहब्बत है। और मेरे ख्याल से खेल की मोहब्बत ही इन्हें, ये तो अभी इंग्लैंड है, अगर दुनिया के आखिरी कोने में भी जाना पड़े तो एशियन जरूर जाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है। ओवरऑल आप पाकिस्तान के स्क्वाड को कैसे देख रहे हैं? खासतौर पे मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं क्योंकि पहले हमने टेस्ट सीरीज हमने खेलनी है इंग्लैंड के मुकाबले में। पिछले 2 टूर्स में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान। इंग्लैंड में हमेशा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज अपना पहला टेस्ट मैच जीता है ना, उसके बाद तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज जीतने के। क्योंकि मैंने पहले कहा था 40 पॉइंट, अब तो आपको 80 भी मिल सकते हैं क्योंकि 2 ग्राउंड में मैचेस हैं, चाहे वो मैनचेस्टर हो चाहे जहां पे अभी वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हुआ है। 2 ग्राउंड के अलावा कोई मैचेस दूसरी जगह नहीं है। वहां पे T20 के मैचेस भी होंगे, तो लाजमी बात है जो क्रिकेटर होगा उसको पिच बनाने में मुश्किल आएगी, और जो पिच बनाने में मुश्किल आएगी उसका फायदा पाकिस्तान टीम को होगा क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी स्पिनर भी है, यासिर शाह, प्लस वकार यूनुस के आने के बाद आपने देखा जिस तरह नसीम शाह, शहनशाह आफरीदी, अब्बास पहले से खेल चुका है, वहाब रियाज भी वहाँ पे मौजूद है, ये लड़के अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। और जो दूसरी साइड अगर आप देखें इंग्लैंड को, उनकी बैटिंग में इतनी जान नहीं है। बेन स्टोक ले लें आप या अभी जो रूट ले लें, इसके अलावा तो मुझे उनकी बैटिंग में इतनी जान नजर नहीं आ रही। टेक्निकली बहुत फ्लॉज है उनके ओपनर्स के। तो मेरे ख्याल है अभी तो सीरीज आने वाली है, अभी टाइम है, लेकिन पाकिस्तान टीम को फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि पहले टेस्ट में इंग्लैंड से थोड़ी सी गलती हो गई, इतने सीनियर बॉलर ब्रॉड को उन्होंने बिठा दिया और मार्कवुड को खिला दिया? मार्कवुड जब खेले, जिस तरह से लोग पेस से एक्सपेक्ट करते हैं शायद वो बहुत तबाही मचा देंगे, उतने इम्पैक्टफुल अब तक टेस्ट क्रिकेट में रहे नहीं है वो। हालांकि उसने तेज बॉलें तो करी हैं अहमद, 95 के पेस से उसने बॉल करे, लेकिन ब्रॉड है, उसको हाइट का एडवांटेज है, जो मेरे ख्याल है इंग्लिश ECB मैनेजमेंट से गलती हुई। प्लस जो कैप्टनसी करी ना 5वें दिन, जहाँ पे 3 आउट हो गए थे,
मुझे ऐसा लगता है कि बेन स्टोक्स को अभी सीखने की जरूरत है। उसके बहुत बहुत बड़े ब्लंडर हुए, जहाँ पे 3 आउट हो गए थे 10 ओवर में, तो उसको 2-2 ओवर का स्पेल और कराना चाहिए था उन्हीं बॉलर से, लेकिन उसने 13 ओवर में 4 बॉलर लगा चुका था। 10 ओवर 2 बॉलर ने करे और 3 ओवर में 2 बॉलर वो ऑल ले आया। वहाँ पे आर्चर का चेंज होना और एंडरसन का चेंज होना बनता नहीं था। तो मेरा ख्याल है बैड कैप्टनसी की वजह से भी इंग्लैंड को प्रॉब्लम हुई। हालांकि 5वें दिन अगर किसी टीम को 200 बनाने हो और 27 में 3 आउट हो गए तो उन्हें मैच नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि क्रिस वोक्स इनके बड़े अच्छे न्यू बॉल बॉलर इनके लिए बड़ा परफॉर्म करते रहे हैं, तो जो आपको सेकंड टेस्ट में इनको डोमिनिक बेस्ट जो है स्पिनर उनके साथ ही जाना चाहिए, उनको चाहिए कि चौथा फास्ट बॉलर भी वोक्स की शक्ल में या किसी को भी इंक्लूड कर लें? आई गो विद ब्रॉड। सच्ची बात बताऊं, ब्रॉड ज्यादा बेहतर बॉलर है, बैट्समैन भी अच्छा है, और वो जब मिड ऑन या मिड ऑफ पे खड़ा होता है ना, वो सामने वाले मतलब दूसरे बॉलर को समझाता भी बहुत है। तो एंडरसन और ब्रॉड की पार्टनरशिप वो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि आर्चर और वुड की पार्टनरशिप तो बन सकती है, लेकिन आर्चर और एंडरसन की पार्टनरशिप मुझे मुश्किल लगती है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की खासतौर पर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह, मोहम्मद अब्बास और जो अगर हम बात करते हैं नसीम शाह की, तो ऐसे नजर आता है शायद ये फर्स्ट 3 चॉइस होंगे। ओवरऑल आप पाकिस्तान के पेस अटैक को कैसे देख रहे हैं? कितना तंग कर सकते हैं इंग्लैंड को? देखो, सिवाय अब्बास के अभी इतना तजर्बा नहीं है। ना शहनशाह अफरीदी को इंग्लैंड का तजर्बा है, वाइट बॉल तो है, ना नसीम शाह को है। अब चले, आप क्योंकि बहुत पुराने साथी हो, छोटे भाइयों की तरह हो, आज बोल देता हूँ। नसीम शाह लेफ्ट हैंड अपना राइट हैंडर को अगर राउंड द विकेट बॉल करेगा आफ्टर 2 या 3 ओवर्स नए बॉल के बाद, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसी तरह अब्बास लेफ्ट हैंडर को राउंड द विकेट बॉल करेगा या नसीम शाह करेगा तो इफेक्टिव होगा। ये अपना तजर्बा बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ग्रेट वकार यूनुस मौजूद है, मेरे ख्याल है वो उनसे बच्चों से फ़ायदा बहुत उठाएगा। मुझे इंग्लिश, सच्ची बात है, इंग्लिश की अपने इंग्लैंड की बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है, उनमें बहुत फ्लॉज हैं। अगर उनका कोई अच्छा प्लेयर है तो मेरे ख्याल है कप्तान और बेन स्टोक, ये जो रूट और बेन स्टोक पे ही ज़्यादा डिपेंड करेंगे। अदरवाइज मुझे इतनी अच्छी बैटिंग नहीं लग रही उनकी। बिल्कुल ठीक है। और साथ में आपसे प्रेडिक्शन जानना चाहेंगे, बासित अली साहब के नजर में क्या हो सकता है 3 टेस्ट मैच सीरीज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आपकी नजर में? अगर बात नहीं होती तो पाकिस्तान को 2-1 से जीतना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 2-1 से जीतना चाहिए। आगे मूव करते हैं आप और कुछ सवालात करते हैं। SNGPL के आपने बहुत अच्छा हेड कोच रहे हैं, बहुत ज्यादा मर्तबा चैंपियन रही है वो आपकी कप्तानी में, काफी प्लेयर खेलते रहे उसमें। मिसबाह की बात कर रहे हैं, अजहर अली की बात कर रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उमर अकमल भी आप ही के उस SNGPL से खेलते रहे हैं। कितना अफसोस होता है बासित अली साहब को, एक बड़े भाई की तरह, एक फादर फिगर के तौर के ऊपर, एक कोच के तौर के ऊपर, कि अभी भी स्टिल वो पाबंदियों का शिकार है और अपने टैलेंट से इंसाफ नहीं कर सकते। उमर के लिए तो स्पेशली जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई थी, मेरे ख्याल है कामरान अकमल से ज़्यादा सलाहियतें उसमें थी, लेकिन समझ नहीं आया कि कहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर सका, किन चक्करों में पड़ गया समझ नहीं आया, क्योंकि कामरान ने उसको बीइंग अ फादर भी ट्रीट करा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि गलतियाँ हो जाती हैं, इस बच्चे से भी गलती हो गई। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी उमर अकमल को पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फिंगर क्रॉस के। अब अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसने शायद अपील करी हुई थी, उसके केस का क्या बना, आया सज़ा कम हुई है या नहीं हुई है। तो बासित भाई उसमें यह है कि जी उसमें यह है कि अभी जो उन्होंने अपील की थी तो उसके ऊपर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना अगली समाअत का ऐलान कर दिया है, तो अभी अंडर प्रोसेस है उनकी अपील। हाँ, तो देखते हैं फैसला क्या आता है। मेरा ख्याल है कि फैसला आने के बाद बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक चीज पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत अजीब होती है कि कुछ अरसे के बाद, जैसे अभी सलीम मलिक साहब का केस कुछ अरसा पहले बहुत ज्यादा हवा पकड़ गया था, फिर दानिश कनेरिया का केस भी सामने आ गया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जस्टिस क्यूम रिपोर्ट, हर बार एक हवा उठता है, जस्टिस क्यूम रिपोर्ट की एक हवाला दिया जाता है और फिर कुछ शोर शराबे के बाद कुछ होता नहीं और चीजें बंद हो जाती हैं। ये एक बार तय क्यों नहीं हो जाता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, बता के मामले को एक बार या तो बिल्कुल बंद कर दे जस्टिस क्यूम रिपोर्ट को हमेशा के लिए, या फिर उसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन है वो कर दे। अमर, इसमें मुझसे अच्छा स्टेटमेंट जो पीसीबी की तरफ से आए ना, वो ज़्यादा वैलिड होगा, क्योंकि हर प्लेयर अपनी अपने व्यूज दे रहा होता है, अपनी अपनी बात कर रहा होता है, तो इस तरह वो खिचड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बदनामी होती है क्रॉस द बॉर्डर।
तो मेरे ख्याल है अगर ये स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इस वक्त इसलिए नहीं बोलूँगा कि अभी पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा ये इशू उठा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये मामला बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी को मैं इसी डिस्कशन को, इस पॉइंट को मैं अगर एंडिंग की तरफ लेके आऊं, तो आपका बहुत आउटस्टैंडिंग करियर था, बहुत जबरदस्त फ्लाई किया आपके करियर में, एक ऐसा बड़ा दिलेर किस्म का बैट्समैन हमें पाकिस्तान को मिला और आपको मिनी जावेद मियांदाद इस तरह के टाइटल भी आपको दिए गए। आप चंद उन खिलाड़ियों में से जिन्होंने मैच फिक्सिंग के ऊपर आवाज उठाई थी, आवाज बुलंद की थी। सो आप समझते नहीं है कि आपको अगर थोड़ा सा ये फेयर ट्रीट किया जाता तो शायद बासित अली आज उतने ज्यादा रन्स करते जितने शायद आपको करने चाहिए थे अपने टैलेंट के हिसाब से? मुझे गिला नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे कितने रन करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए थे, जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है उसके बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जहां तक आपने बात करी कि जो इंसिडेंट हुआ था, मेरा ख्याल है कि उस टाइम के जो चेयरमैन पीसीबी थे, अगर वो स्ट्रांग होते तो ये मामला फिर उसी दिन दब खत्म हो जाता, उसके बाद उठता नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब हम कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ मूव करते हैं, और आपके इल्म में ही है जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में एक तब्दीली लेके आए हैं, एक नया ढांचा उसको मुतारिफ कराया गया है, जैसे पहले भी कई ढांचे नए मुतारिफ हुए हैं। आपको ओवरऑल में आपसे, आप इस ढांचे को कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में क्या पीसीबी सही डायरेक्शन में जा रहा है, उन्हें कुछ बेहतरी की जरूरत है? मैं सच्ची बात यह है कि जब से मैं अपना क्रिकेट से मतलब अपना सिलेक्शन कमेटी से हटा था तो मैंने इतना फॉलो नहीं करा क्रिकेट को। थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी लोगों से, तो यही था कि मैचेस ड्रॉ बहुत हो रहे थे। मेरे ख्याल है शायद 22 या 23 मैचेस ड्रॉ हुए थे 31 या 32 मैचेस में से। तो मेरे ख्याल है इस साल पीसीबी को ये करना चाहिए कि पिचेस का म्यार अच्छा होना चाहिए, मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए। देखो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, समझ में आता है। अगर 31 मैचेस में से 22 या 23 मैच ड्रॉ हो जाएं तो इसका मतलब कि पिच की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। जितने फैसले होंगे उतनी ही आपकी क्रिकेट आगे जाएगी, जितने ड्रॉ होंगे उतने ही फैसले आपके मतलब जितने मैचेस ड्रॉ होंगे आपकी क्रिकेट पीछे जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान भाई को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाला जो सिस्टम लाए हैं उसमें भी मैचेस ड्रॉ नहीं होते ऑस्ट्रेलिया में ना, मतलब फैसले होते। फैसला होना आपकी क्रिकेट को उठा सकता है। मैं इसी में थोड़ा सा एडिशन करूंगा, मुझे भी जब पहले मैचेस थे तो कमेंट्री करने का भी इत्तेफाक हुआ, तो मोहम्मद इरफान जो फास्ट बॉलर है उनका बॉल भी नी तक आ रहा था, बहुत ही बैठ रहा था। और पहले ये शिकवा रहता था कि बहुत ज्यादा ग्रीन टॉप विकेटें अक्सर होती हैं तो 2 दिन में या 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। इस मरतबा ऐसा हुआ जिस तरह आपने बताया कि मैचेस ड्रॉ होना शुरू हो गए। तो आप समझते नहीं है कि कुछ ऐसी विकेट होनी चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड विकेटें, जिस तरह आपने तस्करा किया है, जो कि फास्ट बॉलर और बाद में स्पिनर को भी मदद दे? उसमें 2 चीज़ें हैं। देखो अगर पिचेस में वो मिट्टी नहीं डाली, अगर पिछले साल की मिट्टी ही है, मुझे नहीं पता अभी मिट्टी डाली है या नहीं, मैं अपना एक तजर्बा शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर मिट्टी वही है तो माइट भी बॉल चेंज कर देंगे। जो कोकोबुरा यूज़ कर रहा है ना, उससे अच्छा जो ड्यूक का बॉल अभी इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज़ में यूज़ होता है ना, वो वाला बॉल यूज़ करें, उससे फ़ायदा होगा हमारे फास्ट बॉलर्स को भी प्लस हमारे स्पिनर्स भी। तो मेरा ये मतलब अपना ख्याल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आया पिचेस में मिट्टी डली है या नहीं डली है, पिचेस की मिट्टियाँ चेंज हुई हैं या नहीं। अगर मिट्टी चेंज होगी है तो फिर सही है, अगर नहीं हुई है तो ड्यूक का बॉल इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर बॉल है बनिस्बत कोकोबुरा के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सवाल आ जाएगा कि पाकिस्तान बोर्ड शायद ये चाहता हो कि हम वो वाली बॉल यूज़ करें तो इंटरनेशनली यूज़ होती है, कोकोबुरा ज़्यादा यूज़ होती है, तो माइट भी कोकोबुरा ही यूज़ हो। लेकिन यही कोकोबुरा फिर अंडर 19 और अंडर 16 लेवल पे भी यूज़ होनी चाहिए, जहाँ से आपकी बेस बनेगी और वहाँ से आपके प्लेयर ऊपर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं आप ही की बात पे थोड़ा सा एडिशन करता चलूं कि वसीम खान साहब पिछले दिनों बता रहे थे कि हमने जब इंटरनेशनल क्यूरेटर बुलाया तो उसने एक रिसर्च की, तो जो पानी लगाया जा रहा था कजाफी स्टेडियम में पिचेस को, उसमें सॉल्ट लेवल बहुत ज्यादा था जो कि पिच के मटेरियल को डिस्टर्ब कर रहा था। तो इस पैराओं पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, वाटर सप्लाई को चेंज कराया ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ द क्ले है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इस हवाले से ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें, मतलब मैंने कभी सुनी नहीं थी कि कभी भी किसी बोर्ड के मतलब बड़ों ने ये चीज़ करी हो। जो आपने वसीम खान की बात बोली है कि उन्होंने ये मतलब बाहर से क्यूरेटर को बुलाया और हर चीज़ चेक करी, ये अच्छा साइन है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएंगी ना तो आपके पिचेस का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओवरऑल हमने देखा है कि स्टेट क्रिकेट का, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका हमेशा एक विजन रहा था कि उनका ख्याल में स्टेट क्रिकेट होनी चाहिए, जो शेफर्ड शील्ड क्रिकेट उन्होंने खेली, और एक तो वो हमने देखी अभी जो फर्स्ट क्लास में कि 6 टीमें बना दी स्टेट के उस पर आय के ऊपर। दूसरा, क्लब का जो नया आइन उन्होंने अभी जो रिसेंटली पीसीबी ने निकाला है उसमें वेलफेयर का सेटअप लगाया, जिस तरह इंग्लैंड में होता है कि लोकल कम्युनिटी छोटी सी होगी, उसको अपनी कम्युनिटी के लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होंगे। सो आप ये समझते हैं कि जो बाहर के ये सेटअप पाकिस्तान में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में टोटल 18 काउंटीज हैं, 9 ग्रेड 1, 2 बाकी ग्रेड 2 खेलती हैं, और हमारे यहाँ 6 स्टेट्स हैं जिसमें मोस्टली टैलेंटेड लड़के पिछले साल सिर्फ बेंचेस पे बैठे रहे, उनको मौका नहीं मिला। आपको लगता है ये हमारे क्रिकेट को फायदा पहुंचाएगी ये चीज? अहमद, क्लब क्रिकेट वाली बात तो बाइकआउट में पड़ी भी नहीं है, अभी तक ना देखी है, क्योंकि उस पर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जहां तक आपने पिछले साल की बात करी ना, उसमें क्योंकि अभी बोर्ड नया आया है, मतलब दूसरा साल है डोमेस्टिक को होने में, तो सिर्फ ये भी देखना है कि 12 प्लेयर ऐसे भी थे जो पहली दफा टीमों में नहीं आए थे, तो आया उनका क्या प्रोसीजर है दोबारा कम बैक करने का, आया उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे मॉनिटर करेगी। मेरा ख्याल है सकलैन अभी एनसीए में आए हैं, नदीम खान आए, तो ये ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे इनका क्या प्लान है। अभी तक इनसे बात हुई नहीं है मेरी, तो ये जो प्लान देंगे कि अनफॉर्चुनेटली अगर जो पहले साल लड़का पिछले साल नहीं खेल पाया तो वो किस तरह उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, किस तरह की वो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस शायद नहीं हुए तो वो किस तरह टीम में आएगा, आया टीम दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी, या कोचेस का इनपुट लिया जाएगा, ये तो फिंगर क्रॉस, क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन 12 प्लेयर ऐसे भी थे जो रह गए थे, पिछली दफा नहीं खेल पाए थे। अब ये देखने के आया इस दफा वो कंसिडर होंगे या नहीं, और जब वो टीमें बनेंगी तो उस वक्त ज्यादा अच्छा पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारे प्लेयर्स से आप, चूंकि आप तो बहुत एक प्रोमिनेंट फिगर है पाकिस्तानी क्रिकेट का, आपकी डेफिनेटली बात होती रहती है, हमसे भी कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं, तो बहुत सारे प्लेयर अपने पैसों की वजह से बहुत परेशान है कि पैसे नीचे आ गए। आपने खुद यूपीएल डिपार्टमेंट के लिए खेला है और आप जानते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने हमारी क्रिकेट को संभाल के रखा हुआ था, तो अचानक से डिपार्टमेंट का बंद हो जाना, प्लेयर्स के जो पैसे हैं वो कम हो जाना, ये कितना मुश्किल फेज होगा। और कई जो ग्लोर स्टाफ या ग्राउंड स्टाफ या ऐसा बहुत सारा स्टाफ की हम बात ही नहीं करते जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 से जुड़े हुए थे, जिनकी नौकरियां चली गई, कोचेस की नौकरियां चली गई, तो ये कितना मुश्किल होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इनको वापस नौकरी देने। अहमद, मैंने तो ये सुना है कि पैसे ज्यादा ले पिछले साल की निस्बत, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जहाँ पे पहले 40,000 मिलते थे इस दफा 70 या 75,000 मिल रहे हैं। तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर मेरे मुंह कोई गलत बात निकल जाए और कोई हर्ट हो जाए तो उसकी सजा तो मुझे मिल रही है। पिछली दफा कितने पैसे मिले, इस दफा कितने पैसे मिले, अगर मुझे पता हो तो उस पर मैं ज्यादा अच्छी तरह बात कर जी। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। पिछली मरतबा सबके लिए 50,000 रुपए थे, लेकिन इस पर तो उन्होंने कैटेगरीज बना रही हैं, कुछ को 80,000 दे रहे हैं, कुछ को 60,000 दे रहे हैं, कुछ को उससे थोड़ा कम, कुछ से थोड़ा कम, इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। तो टॉप लेवल के जो सबसे ए ग्रेड में जिनको रखा है उनको 80,000 रुपए दे रहे हैं, टॉप परफॉर्मर। आया वो परफॉर्मेंस बेस है या जो पाकिस्तान टीम में है उन्हें? बासित भाई, ये डोमेस्टिक के जो सबसे टॉप के परफॉर्मर हैं उनके लिए ग्रेडिंग मुतारिफ करा दी गई है, ए बी सी डी, इस तरह से उनकी 80,000, 60,000, 50,000 और इस तरह से ऑनवर्ड्स उन्होंने कैटेगरीज दी। ये अच्छी चीज है, इससे मुकाबले में ज्यादा मुकाबले का ज्यादा रुझान, जो जिन्होंने पिछली दफा परफॉर्म नहीं करा, सपोज वो डी ग्रेड में चले गए, 40,000 में चले गए, तो वो इस दफा मतलब मैचेस से पहले अच्छी ट्रेनिंग भी करेंगे, अपने आप को फिट भी करेंगे और मैच करना चाहेंगे कि अगली दफा हम ए ग्रेड में आए। इससे मुकाबले का रुझान ज्यादा होगा, मेरी नजर में अच्छी चीज है। बाकी आप क्या कहते हैं, आप बताएं। अच्छा, बिल्कुल सही है, और डेफिनेटली मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप समझते नहीं है बासित अली साहब के, कई लोगों की ये राय है कि जब तक अपने रीजनल सेटअप को, जो नया सेटअप है, इसको फाइनेंशियली इतना मजबूत ना कर देते कि ये अपने खड़ा हो जाता कि प्लेयरों को लाख या 2 लाख रुपए इस लेवल तक ना पहुंच जाता, क्योंकि कई प्लेयर आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैसे ले रहे थे। जो पाकिस्तान के हेड कोच है मिसबाह उल हक, वो तो 5 से 6 लाख की सैलरी ले रहे थे डिपार्टमेंट से। तो आप समझते नहीं है कि पीसीबी अगर चाहता तो कुछ साल तक डिपार्टमेंट की भी क्रिकेट को साथ कंटिन्यू कर सकता था, ताकि आपका जो अभी का सेटअप है वो इतना मजबूत हो जाए, फिर बेशक डिपार्टमेंट का रोल कम कर देते। आपको किसने कहा कि अपना मिसबा 5 या 6 लाख रुपए लेता है डिपार्टमेंट से? हमें एक वाबसोक जराये से खबर मिली थी, गलत भी हो सकती है, गलत न्यूज है। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत न्यूज है ये। अच्छा, ठीक है, सही है ना। और जो दूसरे बड़े बड़े नाम है वो भी 2-2.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, पहली चीज। तो ये 5-6 लाख तो बिल्कुल ही गलत चीज है।
जहां तक जो आपने सैलरीज की बात करी ना, मेरा ख्याल है कि पीसीबी को चाहिए एक मेडिकल इंट्रोड्यूस कराना कि बीइंग जो लड़का भी क्रिकेट खेल रहा है 8 साल का मेडिकल उसका उसके पेरेंट्स का होना चाहिए, जिस तरह डिपार्टमेंट में होता था। ये मेरी एक मशवरा है, अगर अच्छा लगे तो मेरे ख्याल है पीसीबी को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम तो जब मिसबा भाई के घर जाते थे हम तो समझते थे सैलरी बहुत है, हम बहुत खाने पीने की चीजों की फरमाइश करते थे। अब हम नेक्स्ट टाइम जरा कम करेंगे, तो आपने हमारी सही वाली आंखें खोल दी हैं। खाने पीने में वो कभी भी कंजूसी नहीं करता। हाँ ऐसा ही है। खाने पीने में अहमद इमरान भाई कंजूसी करते हैं, वो चाय पिलाएंगे खाना नहीं खिलाएंगे आपको। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कुछ कोचिंग बेस पे आते हैं। आपने कोचिंग भी की है, आप सिलेक्टर भी रहे हैं, और क्या समझते हैं कि अभी इस मर्तबा के सेटअप में काफी यंग लोग भी हैं, अच्छी बात है, नए लोगों को भी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन बासित अली क्या सोचते हैं कि अपने के क्या इस सेटअप में अगर बासित अली होते तो इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस, इतना अच्छा ब्रेन, तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के सेटअप में ज्यादा फायदा नहीं हो सकता? अहमद कसम से सच्ची बात तो नहीं सोचता मैं, क्योंकि जब आप ग्राउंड से दूर हो जाते ना तो ग्राउंड में आपका दिमाग चलता रहता है। अगर आप मैच ही नहीं देख रहे किस तरह के मैचेस हो रहे हैं, या मैच टेलीवाइज हो तो इंसान देख के कि यार ये गलती हुई है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो चीज़ जब पता ही नहीं चल रही, देख ही नहीं रहे तो क्या मतलब। लेकिन अगर कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया दोबारा ग्राउंड जाने का, तो जो थोड़ा दिमाग रखेंगे कौन किस तरह परफॉर्म करे और कौन किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो फिर देखेंगे। अभी इसलिए नहीं कह सकता कि देखा नहीं है, बस ये पता चला कि समी असलम ने इतने रन करे, इमरान भट्ट इतने रन करे, लेकिन खेलते हुए नहीं देखा किस वे में बनाए। सही, तरीका ये नहीं होता कि 1000 रन बनाए, 1000 रन किस तरह बनाए ये देखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये जानना चाहेंगे कि कोचिंग मैनुअल्स जो हैं, कोचिंग मैनुअल्स की बहुत ज्यादा बात की जाती है, और आप मुझे बताएं बतौर एक कोच लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वो एक कोच की सलाहियत में कितना निखार लाते हैं? आपका इसके हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि कई हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं करते, कहते हैं कोचिंग मैनुअल जिसने क्रिकेट खेली है उसको जरूरत नहीं। देखो अहमद, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ने में और सीखने जो अमल है ये हमेशा रहता है। जावेद मियांदाद कितना बड़ा नाम है, वो आज भी बोलते हैं खुद अपने मुंह से कि मैं आज भी क्रिकेट सीख रहा हूँ। बड़ापन है उनका, मेरी नज़र में वो पूरी किताब है। तो क्रिकेट कभी भी सीखते ही रहना चाहिए। जहां तक मैनुअल की आपने बात करी, कोचिंग भी वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो तजर्बा होता है, जो आप खेले हुए होते हैं, वो आपको फ़ायदा दे देता है। जैसे अभी मिसबा है, मिसबा के लिए लोग शोर मचाते हैं वो लेवल 2 है या उसने लेवल 3 नहीं करा हुआ, लेकिन जो उसने प्राइम की क्रिकेट खेली है उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। जिस प्रेशर में वो बैटिंग करने जाता था, जहाँ पे 3 आउट हो गए 10 रन पे, उसके बाद वहाँ पे उसने सेट भी होना है, अपने आप को सर्वाइव भी करना, तो वो चीज़ वो डिलीवर करा सकता है लड़कों से। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्पेशली टेक्निकल एक्सपर्ट तो होते हैं, लेकिन टैक्टिकल एक्सपर्ट जब आ जाते हैं तो जाती ख्याल है पढ़ाई भी अच्छी चीज़ है, पढ़ाई होनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं जिन्होंने लेवल 4 भी करा हुआ है, और उनकी कोचिंग जब मैं देखता हूँ तो सीखने का मौका मिलता है। जैसे अब्दुल रहमान है एक पेशावर के, जब भी उनसे बात होती है या उनसे जब मैच होता था तो सीखने का मौका मिलता था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बतौर बासित अली कुछ आप मशवरा देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इम्प्रूवमेंट के लिए कि यार मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये वाले चीजें भी साथ में कर ले तो मजीद सिस्टम में बेहतरी हो सकती है? किसी भी नाराज ना हो जाए मुझसे, ये ऐसा कुछ बोल दूंगा तो हम पॉजिटिव वे में कह रहे हैं कि जब आप चाहते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं ये लाइटर मतलब मजाक में ये बात बोला। देखो अहमद, मैंने जब ज़का अशरफ साहब थे, जब भी मैंने उन्हें मशवरा दिया था, जब शहरियार साहब आए उन्हें भी ये बात कही थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या सोचते हैं। जब मुदस्सर नज़र थे, जब मैंने उनसे भी बात हुई थी, हमारे यहाँ अंडर 16, अंडर 19 की जो क्रिकेट है इसको ज़्यादा फोकस किया जाए, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले दौर में नहीं हुई है। जब बेस बनती है तो बिल्डिंग खड़ी होती है ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब बेस ही अच्छी नहीं बनेगी तो हमारी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। हमें चाहिए अंडर 16 जो है वो 50 ओवर से हटा के एटलीस्ट 2 दिन की कर दे, और अंडर 19 जो है वो 3 दिन से हटा के 4 दिन की कर दे। मतलब इंडिया में मैंने देखा है वहाँ पे
31 या 32 टीम है अंडर 16 अंडर 19 की। चले वो बड़ा है मानता हूँ, लेकिन हमें अंडर 16 अंडर 19 की क्रिकेट को एटलीस्ट 3 महीने तक ले जाना चाहिए। हम 1 महीने में हमारे यहाँ फिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे लेवल पे बैट्समैनशिप नहीं आ रही। ये तो मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी था। तो हमारी अगर बेस अच्छी बन जाएगी, 4 दिन की क्रिकेट ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ जो बैट्समैनशिप की प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बासित अली साहब, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट कि बेस्ट कैप्टन ओवरऑल आपने अपनी करियर में देखा, जिसके अंडर आप खेले हो या आपने ऑब्जर्व किया हो, आपके ख्याल में बेस्ट कप्तान कौन है पाकिस्तान से? पाकिस्तान का? हाँ जी, पाकिस्तान का, जिसके अंडर आप खेले हो या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, जिसको आप कहते हैं। क्या मैं जावेद भाई को बहुत हाईली रेट करता हूँ। जो अल्लाह ताला ने दिमाग उन्हें दिया था, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई उनसे बड़ा कप्तान आया। मैंने मुश्ताक मोहम्मद साहब को इतना नहीं था, जावेद भाई भी तारीफ करते हैं मुश्ताक मोहम्मद साहब की, मैंने नहीं देखा, तो इसलिए मेरे लिए मतलब जावेद भाई। अगर आप दुनिया में से किसी का पूछेंगे ना कि दुनिया की दूसरे मुल्कों में से कोई कप्तान हो, बहुत शार्प कप्तान दिखा हो, और वो अब कोच भी है माशाल्लाह, उसका नाम था एंडी फ्लावर। उससे अच्छा कप्तान, उससे अच्छा कोच फॉरनर मैंने कोई नहीं देखा। सो हम कोई आपकी पूरी जो करियर है, आप खेले भी बहुत ज्यादा, कोचिंग भी आपने की है, तो कोई फनी वाकया अगर आपने देखा हो तो काइंडली वो व्यूअर्स के साथ शेयर करें। एक मैच ऐसा था अपना एमर के, उसमें हमारा जीतना जरूरी था, और हमारे बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर जो है वो आउट हो गए थे, 7 for 4 थे हमारे, और हमने 297 चेस करने थे। तो हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे नईमुद्दीन और इमरान खालिद, हमारे ऑलराउंडर थे। तो उन्हें मैंने अगले दिन 10-10 रन की पार्टनरशिप का कहा कि ये तरह बनानी है, आपने मैच के फैसले पे नहीं जाना, आपने अपनी पार्टनरशिप करनी है, जब तक हो सकता है आपने लड़ना है, अपने आप को विकेट पे रखना है, हटना नहीं है। और जहाँ पे 140 रन हुए नईमुद्दीन के, तो हमने सेंचुरी की ताली बजाई, उससे सजदा करा। उसके बाद इमरान खालिद ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी, 70 करे थे। और जब वो वापस आया तो हमने बताया तुम 147 पे नॉट आउट हो, तो उसने बोला सेंचुरी के बाद तो मैंने 7 रन बनाए, 147 कैसे हो गए? तो मैंने कहा, मैं नईमुद्दीन को उस्ताद जी बोलता था, मैंने उस्ताद जी जब आपके 140 हुए तो हमने सेंचुरी की ताली बजवाई थी। तो बोलता डैडी मुझे पहले ही बता दिया, मैं 150 करता तो मुझे पैसे तो ज़्यादा मिलते। तो वो मैच हमारे लिए जीतना जरूरी था, मैच जीते। इसी तरह जब पहली दफ़ा टूर पे गया था तो चौथे वनडे में मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था वेस्ट इंडीज में। तो उसके बाद सब स्विमिंग कर रहे थे वहाँ पे, आपको पता है स्विमिंग पूल बहुत अच्छे थे वेस्ट इंडीज में। तो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और बिल्कुल सामने स्विमिंग पूल पे सबको धक्के दिए जा रहे थे। तो अचानक जावेद भाई ने बोला बासित कहाँ है, बासित को बुलाओ। तो वकार यूनुस और इंजी ढूंढने आए मुझे। तो चूंकि जानमाज मेरे साथ होती थी, मैंने जानमाज फौरन बिछा नमाज पढ़ने झूठी मूठी खड़ा हो गया। तो जावेद भाई की आवाज आई, भाई कहाँ है बासित, लेके आओ उसको। तो विकी ने बोला कि जावेद भाई नमाज पढ़ा है। जावेद भाई आए चलते चलते, तो उनका स्टाइल है, उन्होंने मुझे देखा पहले गौर से, बताया भाई झूठ मूठ नमाज पढ़ा, ये सचमुच नहीं पढ़ा। उन्होंने उसी हालत में मुझे खड़े खड़े उठाया और पानी में धक्का दे दिया स्विमिंग पूल में। 10 फुट तक था स्विमिंग पूल, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। और जब मैंने हचकोले खाए ना तो वकार यूनुस ने मेरी जान बचाई। और फिर वकार ने बोला जावेद भाई इसको स्विमिंग नहीं आती, इसको छोटी वाली साइड पे भेज दें, गलत चीज़ है, क्योंकि टूर है, अभी ये ना हो कि मसला और टेस्ट मैचेस भी हैं। तो फिर जावेद भाई ने बोला यार जब टीम जीतती है तो सब साथ सेलिब्रेट करते हैं। मुदस्सर नजर हमारे कोच थे, वसीम भाई थे, कप्तान थे, तो उन्होंने बोला सेलिब्रेट किया करो, क्या कमरे में बंद रहते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि वसीम भाई मुझे पानी से डर लगता है। वो तो कोई बात नहीं, साइड में आके बैठ जाओ, लेकिन एंजॉय किया करो। तो ये वो 2-3 मतलब ऐसे मोमेंट हैं जो आप में भी पूरा तो याद आए, और भी बहुत सारे होंगे लेकिन अभी ध्यान में आ नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने नईमुद्दीन साहब की बात की तो मुझे वो टाइम याद आ गया, 2014 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप स्कोरर थे नईमुद्दीन, जहां पे लोग ग्रीन टॉप विकेटों का शिकवा करते थे कि बैट्समैन से स्कोर नहीं हो रहे। उन विकेटों के ऊपर नईमुद्दीन ने बतौर ओपनर टॉप किया था। आप समझते हैं कि बहुत ही अनलकी रहे कि उनको कलर नहीं लगा, टेस्ट कलर नहीं लगा पाकिस्तान टीम का? मुझे अपनी जबान में जवाब दे दूं? जी जी। बहुत से लोगों के माथे पे स्टार लगा कि वो टेस्ट प्लेयर है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि खुर्रम शहजाद हो गया, नईमुद्दीन हो गया, ताबिश खान हो गया, ये ऑलरेडी टेस्ट प्लेयर हैं बासित अली की नज़र में।
जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, या और भी पुराने मुनीरुल हक जैसे प्लेयर थे, अफजाल भट्ट साहब एक फास्ट बॉलर थे, तो मतलब ये लोग टेस्ट प्लेयर, मेरी नज़र में टेस्ट प्लेयर ही थे, मतलब ये बेहतर थे टेस्ट प्लेयर से। लगना, चार लगना ना लगना वो अल्लाह ताला की रजा होती है, लेकिन बासित अली की नज़र में वो टेस्ट प्लेयर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सही है। सो व्यूअर्स, अब हम चल रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। इन दोनों खिलाड़ियों में से ज्यादा बड़ा टैलेंट कौन सा वेस्ट हुआ है, उमर अकमल या अहमद शहजाद? उमर अकमल। आपके ख्याल में ज्यादा ज्यादती इनमें से किस खिलाड़ी के साथ हुई, आसिम कमाल, फवाद आलम? अच्छा, मैं आपको ये पिछले वाले सवाल इसलिए दे दूं कि अभी अहमद शहजाद खेल रहा है, तो इसलिए मैंने उमर अकमल का बोला है। और जो आपने दूसरा सवाल किया है आसिम कमाल और फवाद आलम, आसिम कमाल। बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में ये जो खिलाड़ियों के नाम लूंगा, अगर ये क्रिकेटर ना होते तो ये क्या हो सकते थे आपके ख्याल में? उमर अकमल। डांसर। अच्छा। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी एनजीओ का कोई हेड होता। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद अच्छा टीचर होता। रमीज राजा। रमीज भाई मेरा ख्याल है प्रोफेसर होते। मुश्ताक अहमद के यूनिवर्सिटी के। मोशी मुशी का नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुशी जैसा है वैसे ही होता, मौलाना होता। ठीक है। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर आर्मी में होता। बिल्कुल सही है। कुछ फैंस ने आपके लिए सवाल कर रखे हैं, तो हम अपने सेगमेंट फैन क्यूरीज की तरफ चलते हैं। गजनफर कियानी का भी मिलता जुलता सवाल है, मैं जरा इनके सवाल को थोड़ा सा रीशेप भी कर लूंगा ताकि रिपीटिशन ना हो। एक तो इनका ये सवाल था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके ख्याल में उसकी जो वो अभी जो उनकी इक़दामात है वो सही है आपकी नजर में या गलत है? और दूसरा हिस्सा इसका ये कि मिसबाह उल हक 2 ओहदे साथ कैरी कर रहे हैं, तो क्या दोनों ओहदों के साथ वो इंसाफ कर सकेंगे या आपके ख्याल में एक उनको छोड़ देना चाहिए? देखो, पहले तो मिसबाह का मैं जवाब दे दूं। पहले मिसबाह के बाद 3 से अब 2 हैं। मेरे ख्याल है मिसबाह 2 के साथ मुझे ऐसा फील होता है अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यूनुस के आने से उसको बहुत फायदा होगा। जहां तक पीसीबी की बात है, पीसीबी ने अभी 1 साल मतलब डोमेस्टिक सिस्टम कराया है। इस साल उन्हें और देख लें, टाइम देके, क्योंकि जो पीएसएल हुआ है या बांग्लादेश आई, श्रीलंका आई, उसमें तो आपने देखा कि हमारे यहाँ अवाम भी आई और पीएसएल बेहतर अंदाज में हुई, जो जिस तरह दुबई में होती थी उससे बेहतर अंदाज में पाकिस्तान में हुई है। तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे अवाम भी आई और पीएसएल से फायदा भी हुआ। और जहां तक बात है मिसबाह की, मेरा ख्याल है 2 में उसको फायदा ही होगा। ठीक है। अच्छा जी, सब मलिक हैं, ये कहते हैं कि ये कहती हैं, बल्कि सब मलिक कहती हैं कि जो पाकिस्तान में नॉर्मली जब टीम बुरा खेलती है तो कप्तान पे क्रिटिसाइज किया जाता है और उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है, और अक्सर प्लेयर्स जो है ना वो बच के निकल जाते हैं। तो ये क्या कल्चर ठीक है कि बस जो भी नजला सारा कप्तान पे गिरा के उसको हटा दो और बाकी कुछ जो सही गलतियां उनकी निशानदेही ना की जाए? नहीं, इसका फैसला तो जो हायर मैनेजमेंट होती है उन्हें करना चाहिए कि हारने के बाद कभी भी तब्दीली नहीं होती है, क्योंकि जीतने के बाद आपको अपनी गलतियों से ज्यादा आसानी से सीखने का मौका मिलता है। हारने के बाद तो अपना अहमद, आपको पता है, कोई जो अपना टमाटर बेच रहा होता है, आलू बेच रहा होता है, प्याज बेच रहा होता है, वो भी शोर मचा रहा होता है। तो हारने के बाद घबराना नहीं चाहिए, मेरा जाती ख्याल है। जीतने के बाद जितना जल्दी आप सीखते हैं उससे बेहतर टाइम कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शिराज मुगल साहब पूछ रहे हैं, बड़े जबरदस्त ये जबरदस्त ब्रॉडकास्टर भी हैं और बड़ा इन्होंने नाम बनाया ब्रॉडकास्टिंग में, ये टेक्निकली बड़े जबरदस्त आदमी हैं। शिराज मुगल साहब कहते हैं कि क्लब क्रिकेट को आप कैसे देख रहे हैं? मैं थोड़ा क्लब क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे नई कुछ तब्दीलियां की हैं कि डाटा सेंट्रिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सब कुछ इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, और इस तरह की काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधा क्लब लेवल पे, अगर आप फुल मेंबर क्लब है, आपके पास वोट का राइट है, तो आपके पास ये खास सहूलियात होंगी तो आप वो वोट का राइट दे सकेंगे। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें क्लब क्रिकेट में नजर आती है। तो आपसे ये पूछा कि आप समझते हैं कि ये नई जो तब्दीलियां की जा रही है क्लब लेवल पे, ये सही डायरेक्शन है और इसका फायदा होगा लॉन्गर टर्म में? अहमद देखो, मैं जिस टाइप का आदमी हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ।
पहले चीज होने दो, जब तक मैं देख ना लूँ ना मैं उससे बात नहीं कर सकता, मेरी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह जब मैंने आपको बोला डोमेस्टिक के लिए, जब तक मैं मैच देख ना लूँ होते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता बात करते हुए कि क्या मेयार है क्या नहीं है। इसी तरह अगर ये सिस्टम आ रहा है तो आने दें, उसके बाद देखने के बाद मैं बात करूँ, ज्यादा अच्छा है। हो सकता है बेहतरी हो जाए, हो सकता है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा एजाज, ये आखिरी फैन क्यूरियस का क्वेश्चन है। एजाज पूछते हैं जी, बासित अली भाई एक्स्ट्रा कवर पर छक्का मारने के लिए आपकी तरह जिस तरह आपने एम्ब्रोज को इनको लगाए थे, मुझे क्या करना पड़ेगा? एजाज पूछ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? माँ बाप की दुआ लेनी पड़ेगी बेटा। अगर ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये चीज किसी के पास भी हो, मैं जिन्होंने सवाल करा उन्हें नहीं बोल रहा, कोई भी बच्चा जो अभी क्रिकेट खेल रहा है, चाहे अंडर 19 है, अंडर 23 है या पाकिस्तान टीम में, जिस बच्चे के साथ माँ बाप की दुआएं है ना, और अगर वो 5 मिनट रात में अपने माँ बाप की टांगे दबा लेता है तो उससे कामयाब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये था सवाल जवाब का सिलसिला। आज के प्रोग्राम का सिलसिला काफी लंबा सेशन रहा और बासित अली साहब ने जो बड़े हमेशा की तरह बड़े जबरदस्त ब्लंट हमें जवाबात दिए। तो बासित अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया और हमें बहुत मजा आया आपके साथ खेल के। थैंक यू व्यूअर्स। ये थी आज के एपिसोड जिसमें बासित अली थे हमारे मेहमान। एंड आई होप कि आपको आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। आप मजीद अगर ऐसे सुपरस्टार्स को देखना चाहते हैं तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म को देखते रहिए।